अपने कमरे में पलंग पर लेटी देवकी जी अपने दोनों बेटों के बारे में सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ जो बेटे आए नहीं, यहाँ तक कि फोन भी नहीं उठाया। क्या हुआ, कहीं कोई समस्या तो नहीं हो गई। ये सोचते ही मन बेचैन हो गया और तुरंत भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, रक्षा करना मेरे दोनों बेटों की। एक बार फिर फोन लगा कर देखती हूँ, हो सकता है इस बार फोन उठा लें। मन ही मन बोलते हुए फोन उठाया और लगाने लगी, पर अगले ही पल वापस फोन रख दिया। नहीं नहीं, अभी नहीं करूंगी, हो सकता है कहीं वो व्यस्त हों। बेटी ने कहा है तो जरूर आएंगे। धीरे से बोलकर फिर से बिस्तर पर लेट गई। बेटी बाहर दरवाजे से सब कुछ देख रही थी और महसूस कर रही थी कि माँ अपने बेटे के लिए कितना इंतजार कर रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। पर उन्हें कैसे कहूँ कि भैया नहीं आएंगे। सोचकर वो थोड़ा भावुक हो गई, पर अपने आप को कंट्रोल कर वो कमरे में आई और माँ को उठाकर दवाई दी। माँ, लो उठो, दवाई खा लो। प्राची बेटा, तू भी मेरी सेवा कर करके परेशान हो गई ना, पर अब ज्यादा दिन नहीं, बहुत जल्दी तुम्हारे दोनों भाई में से कोई एक आ जाएगा और मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा। फिर तुम भी अपने घर चली जाना। बहुत सेवा की तुमने भी, भगवान सुखी रखे तुम्हें। दवाई खाते हुए देवकी जी ने कहा तो प्राची का मन द्रवित हो गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गई, फिर अपना चेहरा साफ कर वापस कमरे में आई। क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ चली गई अचानक? प्राची ने जानबूझकर आंख मलते हुए कहा। माँ, आंख में कचरा चला गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए आंखें साफ करने गई थी। माँ, एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो ना बेटा, क्या कहना चाहती हो? देवकी जी ने कहा। प्राची माँ के पास बैठ गई। माँ, मैंने जो कहा था उसके बारे में तुमने क्या सोचा? चलोगी ना मेरे साथ? देखो माँ, तुम मना मत करना। बेटा, तुम्हारे साथ चलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि दो दो बेटों के रहते हुए भी बूढ़ी माँ बेटी के पास चली गई। फिर तुम्हारा भाई भी तो आ ही रहा है ना। हाँ, थोड़ा समय लग गया, पर मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। जाने दो ना माँ, लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कहना, तो उनके बारे में सोचना छोड़ो। अब चलो मेरे साथ। माँ, अगर तुम मेरे साथ चलोगी ना तो तुम्हारे साथ साथ मैं अपने परिवार की भी देखभाल कर पाऊंगी। आजकल सासू माँ भी बीमार रहती हैं, तो उनसे एक भी काम नहीं होता। तुम्हारे दामाद को भी शुगर है, तो खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दोनों बच्चों का स्कूल भी है, मैं वहां नहीं रहूंगी तो सबको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना माँ? तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन जाने से पहले एक बार अपने भाई को पूछ लो, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। देखो बेटा, भले ही समय बदल गया है, लेकिन आज भी बेटों के रहते बेटी के घर चली जाऊंगी तो लोग हम पर, तुम्हारे भाइयों पर हंसेंगे, और मैं ये नहीं चाहती। जब पूरा जीवन अपनी चौखट पर बीत गया तो उम्र की अंतिम बेला में मैं तुम्हारे ससुराल जाऊं। माँ, तुम भी ना बहुत ज्यादा सोचती हो, और तुम चिंता मत करो, मैंने दोनों भाइयों से पूछ लिया है। अभी दोनों अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, तो उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। देखो माँ, भैया के आने तक चलो, मेरे साथ रहना, जब आ जाएंगे तो फिर तुम चली आना। बेटी के बार बार कहने पर देवकी जी का मन ना होने के बावजूद भी वो जाने के लिए तैयार हो गई, इस शर्त पर कि बेटे के आते ही वो आ जाएंगी। माँ की बात सुन प्राची को बहुत खुशी हुई। उसने झटपट अपना बैग पैक किया, फिर गाड़ी बुलाई और माँ का जरूरी सामान, दवाएं, कपड़े रख अपने ससुराल को विदा हो गई। गाड़ी में बैठते ही देवकी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। बेटी ने जब ये देखा तो माँ के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ चिंता मत करो, ज्यादा मत सोचो, बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर तो भैया आ ही जाएंगे, फिर तुम अपने घर चली आओगी। माँ ने कुछ कहा नहीं, बस हाँ में सिर हिला दिया और आंखें बंद कर ली। माँ को इस तरह देखा प्राची की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, इस झूठ के लिए मुझे माफ कर देना माँ। करीब 15 दिन पहले देवकी जी का एक पैर बाथरूम में गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की बात कही, तब उनके दोनों बेटों ने पैसा भेज दिया और बहन बहनोई को हॉस्पिटल में रुकने और कुछ दिन देखभाल करने के लिए कहा। ये कहकर कि अभी दोनों बहुत व्यस्त हैं, जैसे ही काम से फुर्सत मिलेगी वो जल्दी आकर माँ को ले जाएंगे। प्राची अपने पति के साथ तुरंत माँ के पास आ गई, माँ का इलाज करवाने। ऑपरेशन हो गया, माँ हॉस्पिटल से घर भी आ गई, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों भाइयों में से कोई नहीं आया। तब एक दिन प्राची ने खुद फोन किया, भैया मुझे भी अपने घर जाना है, आप माँ को लेने कब आ रहे हैं? भाई कुछ बोलता उससे पहले ही भाभी ने फोन लेकर कहा,
उन्हें एक और बेटा बहू है तो आप उनसे कहिए ना, हमेशा बड़ा बेटा ही क्यों? अभी ऑपरेशन के लिए पैसे भी इन्होंने दिए हैं, लेकिन देखभाल करना उनके बस का नहीं। थोड़ी जिम्मेदारी तो छोटे बेटे बहू की भी बनती है, तो आप उन्हें क्यों नहीं कहती? जब देखो हर छोटी मोटी बात के लिए बड़े भाई को फोन घुमा देती हो। पत्नी की बात सुनकर भाई ने भी कहा, हाँ बहन, छोटे भाई को फोन करो और बोलो आने के लिए। भाई भाभी की बात सुनकर प्राची ने चुपचाप फोन रख दिया और छोटे भाई को फोन किया तो उसने बोला, बड़े भैया क्यों नहीं लेकर जाते हैं? मैं ऑफिस में काम को लेकर ज्यादा व्यस्त हूँ। प्राची ने कहा, मैं समझती हूँ भैया, पर आप 2 दिन के लिए माँ को ले जाओ, मुझे भी ससुराल जाना है। भाई कुछ बोलता उससे पहले ही छोटी भाभी बोली, जब तक माँ ठीक थी, सही सलामत थी, तो बड़ी बहू के साथ थी, उनके घर का काम करती थी, उनके बच्चों का देखभाल करती थी। अब बीमार पड़ गई, बिस्तर पर आ गई तो देखभाल मैं करूं? देखिए जी, अगर आप ला रहे हैं तो उनके खाने पीने से लेकर दवा पानी सबकी देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, मुझसे नहीं होगी आपकी माँ की सेवा। पत्नी की बात सुनकर छोटे भाई की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की, बस इतना ही कहा, बहन और कुछ दिन तुम देखो, मैं जल्दी ही छुट्टी लेकर आता हूँ लेने के लिए। और हाँ, माँ को नहीं बताना कि अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हाँ ठीक है भैया, कहकर प्राची ने फोन रख दिया। 2-4 दिन से लेकर हफ्ते और अब 20 दिन बीत गए, पर दोनों भाइयों में से कोई नहीं आया। तब प्राची ने माँ को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। यही सब सोचते सोचते ससुराल पहुंच गई। घर जाते ही प्राची के दोनों बच्चे भाग कर आ गए और नानी से लिपट गए। नानी आई, अब तो हम खूब मस्ती करेंगे, खेलेंगे। अब हम नानी और दादी दोनों से कहानियां सुनेंगे, कितना मजा आएगा। बच्चों की बात सुनकर नानी मुस्कुराने लगी। समधन जी तुरंत मीठे के साथ पानी का गिलास थमाते हुए बोली, समधन जी, बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गईं। बच्चों के साथ आपका मन लगा रहेगा, फिर आप देखिए आधा दुख तो यूं ही दूर हो जाएगा। हाँ समधन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मम्मी, मैंने तो उसी दिन प्राची को कहा था कि जब तक भैया नहीं आ जाते मम्मी को अपने घर ही ले आओ, आखिर कुछ फर्ज तो हमारा भी बनता है। दामाद ने पैर छूते हुए कहा। देवकी जी दामाद जी की बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर रह गईं। देवकी जी पहली बार बेटी के घर आई थी तो थोड़ा संकोच हो रहा था। ये बात प्राची की सास समझ गई। समधन जी, इसे अपना ही घर समझिए, किसी तरह का संकोच मत कीजिएगा, और दामाद को भी अपना बेटा ही समझिए। कोई भी समस्या हो तो बेझिझक बताइएगा। देवकी जी ने हाँ में सर हिला दिया और तिरछी आंखों से बेटी के घर पर नजर दौड़ाने लगी। प्राची का घर छोटा था, पर आपस में सबका प्रेम देख देवकी जी दंग रह गईं। 2 कमरे के घर में एक कमरे में बेटी दामाद और दूसरे कमरे में समधन दोनों पोतों पोतियों के साथ सोती थी। समधन ने बेटे से कहकर एक चारपाई और अपने कमरे में डलवा दी देवकी जी के लिए। समधन जी, बस घर थोड़ा छोटा है, बाकी किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे बेटे बहू दोनों बहुत अच्छे हैं, और मैं क्या कहूँ आपको, आपकी ही बेटी है तो मुझसे ज्यादा आपको पता होगा, आप जानती होंगी। देवकी जी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। इधर दोनों बेटे बहू को पता चला कि दीदी माँ को अपने घर लेकर चली गई है, तो दोनों भाई गुस्से में आग बबूला हो गए। क्या जरूरत थी माँ को लेकर जाने की? आखिर क्या साबित करना चाहती है कि बस उसे ही चिंता है, हमें माँ की कोई फिक्र नहीं? ऐसा करके वो बिरादरी में हमारा नाम खराब कर रही है। हम तो आ ही रहे थे ना लेने के लिए, क्या कुछ दिन यहाँ रहकर सेवा नहीं कर सकती थी? ये सब बस हम दोनों भाइयों को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब कर ही रही है सेवा तो उसी को करने दो, हम जाएंगे ही नहीं। देखते हैं कब तक सेवा करते हैं बेटी दामाद। और इस गुस्से में दोनों भाइयों ने अब माँ को फोन करना भी बंद कर दिया। इधर माँ इंतजार कर रही थी कि बेटा कब लेने आएगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब कोई नहीं आया तो देवकी जी ने बेटे को फोन किया कि आखिर मुझे लेने कब आओगे। दोनों बेटों ने कहा, माँ अब हमारी क्या जरूरत है, आपने तो सबको दिखा दिया कि बेटे बहू से अच्छा बेटी दामाद हैं, तो वहीं रहिए और अपनी सेवा करवाइए। और हाँ, अगर पैसे की जरूरत होगी तो बोलिएगा, भेज दूंगा, क्योंकि दामाद की इतनी हैसियत ही नहीं है कि आपका इलाज करा सके। देखना माँ, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, पर एक दिन एहसास होगा कि दामाद कितना भी कुछ कर ले पर वो बेटे की जगह नहीं ले सकता, और आपको भी एक दिन आसरा हम बेटों का ही होगा।
बेटों की बात सुनते ही देवकी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात न गले से नीचे खाना उतरा, ना ही नींद आई। पिछली सारी बातें दिमाग में चलचित्र की भांति घूमने लगी। प्राची देवकी जी की सौतेली बेटी थी। जब उनकी शादी हुई थी तब प्राची सिर्फ 1 साल की थी। देवकी जी बड़े प्यार से उसे पालने लगी, लेकिन कुछ साल बाद जब वो जुड़वा बेटों की माँ बन गई तब उनका लगाव बेटों की तरफ ज्यादा होने लगा। यूं तो सबसे कहती कि बेटा बेटी दोनों बराबर हैं, पर सिर्फ कहने भर को। जो प्राची कभी उनकी आंखों का तारा हुआ करती थी, अब वही आंखों का कांटा बन चुकी थी। अब वो प्राची को डांटती फटकारती रहती, यहाँ तक कि खान पान में भी भेदभाव करने लगी। देवकी जी का बदला हुआ व्यवहार उनके पति को भी पता चल रहा था और कई बार समझाते भी कि अपनी ही बेटी है तो तरह का व्यवहार क्यों। तब देवकी जी जोर से चिल्लाकर कहती, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, इसलिए भेदभाव कर रही हूँ। सुनकर पति चुप हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और देवकी जी का व्यवहार भी प्राची के पिता को पता चलता रहता, लेकिन वो भी मूक दर्शक बनकर रह गए। पत्नी के सामने उनकी एक नहीं चली। अब प्राची बड़ी हो गई थी, उसे माँ का व्यवहार अच्छी तरह से समझ में आ रहा था, पर विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। कभी बोलने की कोशिश करती तो बदले में थप्पड़ ही मिलते। ईश्वर की दया हुई और उसके रिश्तेदार की शादी में प्राची को एक रिश्तेदार ने पसंद कर लिया और बहुत कम खर्च में शादी हो गई। परिवार थोड़ा कम पैसे वाला था, लेकिन प्राची का व्यवहार देख उसे ससुराल में सबने बहुत प्यार दिया, मान सम्मान दिया। कुछ सालों बाद देवकी जी के पति भी गुजर गए, लेकिन जाते जाते बोल गए, देवकी एक दिन तुम्हें जरूर एहसास होगा कि तुमने गलत किया है प्राची बेटी के साथ। आज सारी बातें याद कर देवकी जी की रात भर आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ दिनों बाद जब पूरी तरह से ठीक होकर देवकी जी अपने घर जाने लगी तो बेटी दामाद को पास बुलाकर एक चाबी सौंपी। ये कैसी चाबी है माँ? बेटा, ये तुम्हारे पिताजी का बनाया हुआ दूसरे घर की चाबी है। अब से तुम सब वहीं रहोगे। नहीं माँ, हमें नहीं चाहिए, हम यहीं ठीक हैं। फिर भाई और सारे लोग क्या सोचेंगे? मैंने आपकी सेवा लालचवश की है, कहकर प्राची ने वो चाबी लेने से इनकार कर दिया। बेटा, तुम ही कहती हो ना कि लोगों का क्या है, उनका काम है कहना तो कहने दो, और ये तो तुम्हारा हक है जो तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। देखो बेटा, मना मत करो। नहीं माँ नहीं, मैं चाबी नहीं लूंगी। अरे बेटा, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। माँ ने एक बार फिर कहा तो दोनों पति पत्नी ना नहीं कर सके और चाबी ले ली। जब ये बात दोनों बेटे बहुओं को पता चली तो एक बार फिर नाराज हो गए। अच्छा, अब समझ में आया क्यों इतनी सेवा सत्कार किया जा रहा था। दोनों बेटे भागकर गांव आए और बहन बहनोई को भला बुरा कहने लगे। दोनों बेटों के साथ बहुओं ने भी सास से कहा, माँ, अब तो आपकी आंखों पर चढ़ी बेटी दामाद के प्यार की पट्टी उतर गई ना? आखिर वो किस लिए आपकी सेवा कर रहे थे, ये पता चल गया ना? हाँ बेटा, सच में उतर गई। मुझे बहुत घमंड था कि मैं 2 बेटों की माँ हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं जो चाहूंगी सब मिल जाएगा, बहुत सुख मिलेगा। पर आज समझ गई कि भाग्यशाली बेटे की माँ होने से नहीं, संतान को अच्छे संस्कार देने से होती है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों मुझे लेने नहीं आए, नहीं तो ये पट्टी शायद कभी उतरती ही नहीं। और हाँ, अगर बेटे बहू ने सेवा की होती तो फर्ज और गुण होता, और बेटी दामाद की सेवा लालच। देखो, तुम दोनों को जितना मिलना चाहिए था उससे कहीं बहुत ज्यादा मिल गया है, तो अब अपना मुंह बंद रखो। अब जो कुछ भी बचा है वो मेरी बेटी का है, इसलिए तुम दोनों को बोलने या उंगली उठाने का कोई हक नहीं। और हाँ, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, अपना जीवन अकेले ही जी सकती हूँ। बोलकर देवकी जी ने मुंह फेर लिया। ये बात बोलते हुए आज उनके चेहरे पर संतुष्टि, शांति और सुकून साफ झलक रहा था। माँ की बात सुन अब दोनों बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनके सिर शर्म से झुक गए और माँ के पैरों में गिर गए। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर हम सभी आपसे वादा करते हैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। आज आप चलिए हमारे साथ शहर, वहीं आराम से रहिएगा। बच्चों के साथ आपका भी मन लगा रहेगा, हमारे बच्चों को भी दादी का प्यार मिलेगा। देवकी जी ने बड़े आराम से कहा, बेटा अब बहुत देर हो गई, अब मैं तुम लोगों के साथ कभी नहीं जाऊंगी। अगर तुम सबको सच में अपनी भूल का एहसास हो रहा है तो एक काम करो, मैं यहीं अपने घर में रहूंगी। तुम दोनों भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बारी बारी घर आओ और मेरे साथ रहो। अगर मेरी बातें तुम्हें मंजूर हैं तो ठीक है, वरना तुम लोग अपने घर जा सकते हो।
देवकी जी की बात सुनकर दोनों बहुएं आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगी। आखिर हम गांव में कैसे रहेंगे? वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन दोनों के पतियों ने कहा, तुम सब अपना मुंह बंद रखो, माँ ने जो कहा है उसकी बातों का पालन होगा। यही हम दोनों भाइयों का फैसला है। दोनों की पत्नियों ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। अपने फैसले पर आज देवकी जी बहुत खुश थी। उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।